घर में मैं और मेरे जेठ जी रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़े बिगड़े हुए होते। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ ही देर में मेरे जेठ आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 20 दिन से रोज मेरे कपड़े निकले हुए। जब मैं सुबह सोकर उठती मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रात में मेरे के कपड़े उतार कर चला जाता था? मैं जब भी नहाती तो मेरी पैर पर एक काला निशान मिलता था और नहाते वक्त वह निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा रात को फिर से उसी जगह ये निशान मुझे दिखता था। पहली बार जब मैंने ये निशान देखा तो मुझे लगा था कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो यह निशान रोज मेरी पैर पर मुझे नजर आने लगा था और मेरे सारे कपड़े भी कोई उतार दिया करता था। मैं शक करती भी तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे, एक मेरे जेठ जी और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात यह है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस विदेश जाना पड़ा, क्योंकि वह वही जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जी ही थे। सास ससुर की पहले ही देहांत हो चुका था और एक कार एक्सीडेंट में जेठ जी की पत्नी भी स्वर्ग को प्यारी हो गई थी और मेरे पति कुणाल केवल 2 भाई थे। जेठ जी की तबीयत खराब रहती थी तो मैं उनकी सेवा किया करती थी। मेरे पति जब दूसरे शहर में काम करते थे, मेरे पति अक्सर मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीजा लगवा कर तुम्हें भी मैं अपने पास ही बुला लूंगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी, मन नहीं लगता था घर में। वो तो अच्छा है कि घर में एक नौकरानी भी थी जो दिन रात रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे जेठ जी ही अकेले होते। लोग तरह तरह की बातें न बनाएं, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए मेरे पति ने रख दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी और वो रात को मेरे साथ सो जाती थी। वह भी जवान लड़की ही थी। पहले तो मेरे जेठ जी का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर टीवी देखकर। मेरे जेठ जी थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 15-15 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे, फिर भी उन्हें शक होता था कि पता नहीं कौन सा हाथ ठीक से धोया है और कौन सा नहीं। पूरी तसल्ली करने के बाद ही खाना खाते थे। हमेशा टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज्यादा बात भी नहीं करते थे, बस जब भी काम होता तो बुला लेते थे, नहीं तो कभी आवाज नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती थी। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। कुणाल से भी मेरी हर 2-3 दिन पर बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपना वीजा के बारे में जरूर पूछती, लेकिन वह यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने जेठ जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वो नहीं करती थी। कहती थी दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठकर चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कहीं झाड़ू लगाते हैं, कभी कहीं और तो और कभी मेरे पीछे वाले परहूफी की तरफ देखते रहते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं तो हंसने लगती, तो कहती नहीं दीदी मुझे सच में उनसे डर लगता है, उनकी नज़रें अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, मैं कमरे में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना और हल्के कपड़े पहने करो ताकि अंदर गर्मी कम लगे है। मुझे उसकी यह बात बहुत अजीब सी लगी तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। वो कहती जाने भी दो दीदी, मैंने तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये बोलते हुए वो किचन में चली गई और मैं भी अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वह कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज रात को मेरे कपड़े निकाल देता और मेरी पैरों पर काला रंग लगाता था और मुझे महसूस नहीं होता था? रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। वो काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोई थी। रात के करीब 2 बज गए थे और मैं अब तक उठी हुई थी ये देखने के लिए कि कौन ऐसा करता है, लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों की वजह से मैं इतना थक जाती थी कि पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश ही उड़ गए जब मैंने अपने जेठ जी को उंगली से किसी खाली कागज पर कुछ लाइन खींचते हुए देखा। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई और मुझे देखते ही वो गुस्से से बोले तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछकर इजाज़त लेते हैं? पहले बार उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की थी, मेरा तो रंग फीका हो गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का है यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मेरे पैर पर निशान और मेरे कपड़े का निकलना अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो निशान मेरे जेठ जी ने लगाए हैं? दिल यह मानने को तैयार नहीं था, वह तो मेरे भाई समान है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत थी कि मेरी पैर पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे जेठ जी इस रंग की स्याही से कागज पर कुछ लकीर खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे जेठ जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे और निहार रहे थे। वह बड़े ही आराम से बर्तन धो रही थी
उसके बहुत करीब थे। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे जेठ जी की नज़र और नियत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैं अपने जेठ जी से कहा कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वह मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ाए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे। इतने में मेरी आवाज़ पर वह नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद मेरे जेठ जी की वहां होने से बेखबर थी। अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। वो मेरी नौकरानी को नज़रअंदाज किया और जेठ जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी तो वह कहने लगे कि मैं ऐसी नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो परेशान सी हो गई, कहने लगी साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे जेठ तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए, कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे भाई के पैसे हराम के हैं, क्या तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो। ये तो मैंने देख लिया था, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैं अपने जेठ जी से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूंगी, लेकिन वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। कहने लगे तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूं। मेरा भाई परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धो के मुझे खाना दोगी। उस पर चिल्लाते हुए आगे निकल गई। लड़की तो रोने लगी, कहने लगी मुझे यहाँ काम नहीं करना, पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत की लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं। वह भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कर आया। मैं जेठ जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे ये हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पैर पर काली स्याही का निशान आता कहाँ से है। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे जेठ जी मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकाला। तभी लाइन में मेरे जेठ जी मेरे पति से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि वह नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि कुणाल से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी नहीं निकालने दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक में नहीं थी। मैं कुणाल से भी कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। जेठ जी को बर्तनों से तकलीफ है तो मैं खुद धो दूंगी। मेरे पति ने अपने भाई को ना जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं कर रहे थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी हूँ। मैं खाना जेठ जी के सामने खुद रख देती थी। अभी मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो फिर से काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधा होकर बैठ गए। मैंने कहा जेठ जी मैं सफाई कर दूं तो कहने लगे हाँ कर दो। मैं उनके बैग की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नजरें नहीं हटाई थी। कभी मेरे आगे पर देखे, कभी पीछे की तरफ देखते हैं, और अगर वह यूं ही देखते तो मैं कभी भी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ भी घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपना चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ ही साथ कालीन पर झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे जेठ जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वह मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। वह एकदम मेरे सामने से लगकर खड़े हो गए। मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो, मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत हो रही थी। वो तो हमेशा तेज आवाज़ से ही बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहन कर काम करने की आदत है। अभी मैं ये कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी, वो भी घबरा गए और फौरन वह अपने कमरे के बाथरूम में चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी तेज कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। मुझे तो अब अपने जेठ जी के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन में परेशानी में थी। रही बात रात की, तो जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वह जमीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे जेठ जी के बारे में कहती हो मुझे भी वह सच लगने लगा है। फिर मैंने उससे ये भी बता दिया कि रोज मेरी पैर पर काली स्याही का निशान होता है। ये बात सुनकर मुझे हैरत से फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी दीदी मुझे तो आपके जेठ जी पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक जेठ ने गलत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी, उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे और अब मेरी जब भी उन पर नजर पड़ती तो वह
आपको ही देख रहे होते हैं, मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मेरा जी तो ये सब सुनकर घबराने लगा है। मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पैर पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को जरूर मेरे जेठ जी मेरे कमरे में आते हैं, शायद कोई गलत काम भी करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे जेठ जी मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे जेठ जी तो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाजा क्यों लॉक करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए खुद आकर बार बार कमरे में झांकता हूँ कि कहीं ये कुछ चुरा कर भाग न जाए। मुझे तो अपने जेठ जी की बात का भरोसा नहीं था। मैंने रात को कुणाल से कह दिया कि मेरे वीजा का जल्द से जल्द बंदोबस्त करो, मुझे उनके पास जाना है। जो बात मुझे कुणाल ने बताई, ये सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने वालों कि भाई ने मुझे तुम्हारा वीजा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है, कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं ये सुनकर रोने लगी। मैंने कहा कुणाल, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। कहने लगे बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन कुणाल अपनी मजबूरियां बताने लगा। 1 साल के बाद उन्हें पैसे मिलने वाला है, अगर अभी आ गए तो नुकसान हो जाएगा। मुझे अपनी चिंता होने लगी थी कि ना जाने वह क्या चाहते थे। मैं तो अब सांस भी नहीं ले सकती थी। अब तो उन्होंने अपने सारे काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए थे। जिस दौर से मैं गुजर रही थी वह मैं ही जानती थी। अब तो वह हर बात पर मुझे बुलाने लगे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो एक हंगामा मचा देते। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं कुणाल से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उनके रोज रोज की बहुत से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताएं मुझे क्या काम है। मैं आपका कमरा खुद साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना चाहिए सब कुछ समय पर देती हूँ, इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है? वह कहने लगी कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय नहीं देती। यह मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात सूचना चाहिए था। ना ही उनका कोई दोस्त था कि वह घर से बाहर जाते या कोई दोस्त घर आए। गांव में भी उनके सख्त आवाज के चर्चे आम थे, लोग उनसे बात करने से पहले घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरे शिकायत लगानी है, शौक से लगा दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर बात नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो और गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया है, भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी है जो घंटों उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही लगी, मेरा भला चाहती थी। अब मुझे लगा अच्छा ही है वह मुझसे नाराज हो गए हैं, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ है, रात को हुआ मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पैर पर काले रंग का निशान फिर से लगा था और मेरे के कपड़े भी गायब। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी मेरा सर भारी है, मुझे नींद आ रही है, रात भर मुझे होश नहीं था कि कहाँ सोया हूँ। फिर कहने लगी हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था, साहब ने मुझे एक सिर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे ये खा लो ठीक हो जाएगी, लेकिन ना जाने वह खाते ही मुझे होश नहीं रहा और मैं ये सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता और फिर क्यों मेरी पैर पर यह निशान होते हैं? अब मैं सोच चुकी थी कि चुप नहीं रहूंगी। मैं रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाए और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी। जब रात के 2 बजे मेरे जेठ जी मेरे कमरे में आए और मेरे बैग के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बैग के करीब पहुंचे, मैं लाइट जला दी। मेरे जेठ जी इस टाइम पीछे हट गए, मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। इस समय वहां 2 आदमी घुस आए और मुझे और मेरे जेठ जी को रस्सी से बांध दिया। दरअसल मेरी नौकरानी अपनी का भूख मिटाने के लिए अपने 2 दोस्तों को रोज रात बुलाती थी, मेरे के कपड़े भी वही उतार देती थी। ये तो अच्छा है कि मेरी इज्जत किसी ने नहीं लूटी। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मेरी आंखों से तो बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे जेठ जी बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। सामने 2 मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे। वह नौकरानी उनके साथ खड़ी थी, सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वह कहने लगी कि वह तो तब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में मेरे जेठ जी के बारे में शक डाला था। मेरे पैर पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे कपड़े भी निकाल देती थी ताकि मुझे अपने जेठ जी पर ही शक हो। जेठ जी से मेरे खिलाफ बात करती थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे जेठ जी
कुछ बहमी है इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम जेठ जी और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वह अपना काम कर जाए, मैं और याशी करती रहे। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वह मुझे और मेरे जेठ जी को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी, इसलिए उसने रात को मेरे जेठ जी से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी के साथ रमनाती है। अगर यकीन न आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे जेठ जी रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने लगे कि सुकून रहा है। तभी मैंने लाइट जला दे। मुझे कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेजधार चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों बहू और जेठ जी को रस्सियों से बांधकर सब कुछ चोरी करने लगे। अचानक से हुआ ये कि उसी रात को कुणाल वापस आ गए। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे घर का मेन गेट खोला था तो वह घबरा गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाजें सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आए हैं। उन्होंने अपने भाई के कमरे में जाकर पुलिस को बताया। पुलिस घर पहुंच गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे दूसरे शहर जाने से सख्ती से मना कर दिया कि हम कम पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर नहीं रखेंगे। वह घर पर बिजी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। शादी को 5 साल गुजर गए हैं। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ नौकरानी के लिए। अगर मेरा पति कह भी दे तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।